हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो भैया नासा वालों ने एक प्लान बनाया है कि वो मंगल और जुपिटर के बीच में सूरज का चक्कर लगा रहे एक एस्टेरॉयड की जांच पड़ताल करेंगे और नासा के हिसाब से ये अब तक का सबसे ज्यादा मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। तो अब नासा वाले इसकी जांच पड़ताल के लिए एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है साइक। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर नासा वाले कौन से मेटल की खोज कर रहे हैं। तो भैया एक अनुमान के हिसाब से यह माना गया है कि ये एस्टेरॉयड निकेल और आयरन से बना हुआ है। लो जी, मैं चश्मा पहना भूल गया और मैं ये सोच रहा था कि मुझे चीजें धुंधली क्यों दिख रही हैं। कोई ना, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि नासा वाले लोहे और निकेल को ढूंढने के लिए इतनी दूर काहे जा रहे हैं। अब सवाल आता है ये, क्या नासा वाले पगला गए हैं? इतना सारा पैसा और समय खर्च करके इतनी दूर जाके निकेल और आयरन के दर्शन करने की क्या जरूरत है? ये तो धरती पे भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एस्टेरॉयड से भविष्य में हमें कोई खतरा हो? तो सबसे पहली बात, नासा वालों का दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अब ये डिस्कवरी क्या चीज है अभी बताता हूं। नासा ने 1992 में सौर मंडल के राज से पर्दा उठाने के लिए, मतलब गहरे राजों से पर्दा उठाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था डिस्कवरी। अब इस प्रोग्राम के अंदर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जॉब ऑफर किया जाता है जो इस तरह के प्रोग्राम में किसी तरह का वैल्यू एडिशन कर सके। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंटरप्लेनेटरी मिशन यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह और डीप सोलर मिशन को अंजाम दिया जाता है। अब एक सवाल रह गया ये कि क्या ये स्पेस में सूरज का चक्कर लगाता हुआ लोहे का टुकड़ा भविष्य में धरती के लिए कोई खतरा बन सकता है? तो इसका जवाब है ना, बिल्कुल भी ना। तो इस खोजबीन की असली कहानी क्या है? भैया नासा वालों को लगता है कि यह टुकड़ा उस जमाने का है जब ग्रहों का निर्माण हुआ था, यानी हमारे सौर मंडल की संरचना हुई थी। और इस एस्टेरॉयड के अंदर जो मेटेलिक कंपोनेंट है, अगर हम उसको स्टडी करें तो हमें यह पता लग सकता है कि आखिर सौर मंडल और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और हमारे सौर मंडल और ग्रहों की एज आखिर कितनी है। तो मोटा माटी काम की बात हो गई। अब बात करते हैं कि नासा ने इस प्रोग्राम के चक्कर में कितने लंबे चौड़े खर्चे के पर्चे भरे हैं। तो भैया नासा वालों ने इस मिशन के लिए $985 मिलियन का बजट रखा है, जिसमें कि $717 मिलियन की रसीद अब तक कट चुकी है। अब यह एक सवाल दिमाग में आता है कि भैया मिशन नासा का, खर्चा अमेरिका, हम काहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं? भैया देखो, बात है सीधी सी। नासा वाले इस मिशन में जिस टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में एक भारतीय वैज्ञानिक का भी योगदान है जिनका नाम है अभिविश्वास। और अगर साइंस टेक्नोलॉजी में किसी इंडियन का नाम आएगा तो भैया तारीफ तो बनती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि आखिर उस पत्थर में ऐसा क्या खास है जो नासा वाले इतने उछल रहे हैं? तो इसका जवाब है कुछ भी ना। हाँ जी, सच में कुछ भी नहीं। उस पत्थर में वही मटेरियल है जो कि अर्थ के कोर में है। अब समस्या यह है कि हम गड्ढा खोद के अर्थ के कोर में तो जा नहीं सकते, बहुत गर्मी है। अब क्योंकि वहां जाना संभव नहीं है तो हम डीप अर्थ को स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए नासा वाले ऐसा एक मिशन कर रहे हैं जिसमें कि वो सेम मटेरियल की जांच पड़ताल करेंगे जो अर्थ के कोर में है और नए नए राजों से पर्दा उठेगा। तो मोटा माटी मतलब ये निकला कि नासा वाले जो अपने अस्ते बस्ते बांध के बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है धरती और बाकी ग्रहों के बनने से जुड़े हुए राज की जांच पड़ताल। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि इस मिशन को नासा की कौन सी बॉडी गवर्न कर रही है। नासा के बहुत सारे विंग हैं, तो इस वाले मिशन को नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने जा रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल में। इस मिशन के अस्ते बस्ते में नासा कौन कौन से सामान भेज रहा है? तो जी, इस मिशन में पहले जा रहा है एक स्पेसक्राफ्ट जो कि सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पे काम करेगा, जो अपने साथ पेलोड के रूप में मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और एक मैग्नेटोमीटर लेके जा रहा है। अब ये जो भारी भरकम नाम मैंने चिपकाए हैं, आखिर ये काम क्या करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर की। तो भैया ये है एक ऐसी मशीन जो कि लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करती है। देखो, बात बड़ी सीधी सी है। अगर हम किसी चीज से आने वाले रेडिएशन को स्टडी करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो चीज किससे मिलकर बनी है, और इस काम के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर एक बढ़िया मशीन है। अब बात करते हैं अगले उपकरण की जो कि है GRNS, मतलब गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। और ये भी लगभग सेम ही काम करता है, बस ये पिक्चर निकालने के बजाय रेडिएशन को स्टडी करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम प्लैनेटरी सरफेस, यानी किसी प्लैनेट से आने वाले रेडिएशन को अगर स्टडी किया जाए तो वो प्लैनेट किस किस मटेरियल से मिलकर बना है, ये चीज बड़ी आसानी से पता लगाई जा सकती है।
और उस काम को करने के लिए हमारे पास ये दो डिवाइसेस हैं। उसके बाद आता है अगले डिवाइस का नंबर, जो कि है एक मैग्नेटोमीटर। अब ये मैग्नेटोमीटर क्या चीज है? तो मैग्नेटोमीटर होता है एक कंपास जो कि नेविगेशन और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है अगला सवाल कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या चीज? तो अगर एक लाइन में कहूं तो किसी फिक्स एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हैं, यानी पार निकल रही हैं, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। और अगर आपको ये टेक्निकल भाषा अच्छी नहीं लग रही है तो देसी भाषा में समझ लो। तो भैया ये है मॉडर्न छपरी और ये है इनका चांद सा मुखड़े के ऊपर गोल सा टुकड़ा। अब आप उस एरिया को कंसीडर करो जिसमें इन्होंने एक खतरनाक हेयर स्टाइल बनवाया है। अगर उतने एरिया में इनके बालों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लिया जाए तो उस पूरे एरिया में जितने ज्यादा बाल होंगे, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इन भाई साहब का भी एग्जांपल ले लो। अगर मैं सिर्फ इतने एरिया की बात करूं तो इतने एरिया में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। ओहो, फिर आ गए, तारीफ करवा के मन नहीं भरा इनका। चलो एक बार साइंटिफिक लैंग्वेज में और समझ लो। मान लो कि ये है एक फिक्स एरिया, ठीक है जी। अब इसमें से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हो जाएगी। अब इस फिक्स एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है जी। सिंबल होता है बी, यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब आता है सवाल, क्या नासा वाले काम धंधा छोड़ के बस दूसरे के घर में ताक झांकी करेंगे, या इस मिशन में कोई और चीज भी है जिसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया? तो भैया सुनो ध्यान से, नासा वाले एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला है उस पहाड़ की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और दूसरा है एक नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। अब नासा वाले कम्युनिकेशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें लेजर का इस्तेमाल करके, यानी फोटोन्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। इंटरप्लेनेटरी या डीप सोलर मिशन में लाइट की मदद से कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा और यह पहली बार होगा। अब तक कम्युनिकेशन के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यह नई टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाती है तो कम्युनिकेशन पहले से बेटर और तेज हो जाएगा। अब यह है इस मिशन से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां जो कि जरूरी हैं। लॉन्च डेट है 5 अक्टूबर 2023। लोकेशन है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, यानी अमेरिका में। लॉन्च टाइम है 10:38 सुबह के, और ये जो ETD लिखा है इसका मतलब है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी किस समय मिशन लॉन्च होगा। लॉन्च व्हीकल दिया है स्पेसएक्स ने, जो कि है फाल्कन हैवी रॉकेट। अब नासा के द्वारा बनाया गया ये जो उड़न खटोला है, ये इस पहाड़ पर जब काम करने जाएगा तो इसे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब इस ऊर्जा के लिए नासा ने जो सोलर एरे यानी कि सोलर पैनल जो लगाए हैं उनकी लंबाई है 800 स्क्वायर फीट, बहुत बड़े हैं। अब जब तक ये सूरज के पास रहेंगे तब तक तो इनका पावर आउटपुट रहेगा 20 किलोवाट, और जब ये 402 करोड़ 33 लाख 60 हजार किलोमीटर की दूरी को तय करके 6 साल में उस पहाड़ के पास पहुंचेंगे तब इनकी पावर बनाने की क्षमता रह जाएगी सिर्फ 2 किलोवाट, जो कि एक हेयर ड्रायर के बराबर है। और इस आर्टिकल का सोर्स है फोर्ब, जहां से मैंने ये पढ़ा और इसमें से इंपॉर्टेंट जानकारियां निकाल के आपको दे दी। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।